हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित ममता के गद्यांश के अभ्यास प्रश्न। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अभ्यास प्रश्न का अंग नंबर। हमने क, ख और ग के साथ घ नंबर के पैराग्राफ प्रश्नों के उत्तर सहित वीडियो अपलोड कर दिया है। तो आज पार्ट 2 के वीडियो में हम अंग, च और छ और ज के पैराग्राफ्स के अर्थ को देखेंगे और उनके प्रश्नों के उत्तर को लिखेंगे। तो अंग पैराग्राफ कहता है कि शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। यानी कि शब्द सुनते ही जो शब्द उन्होंने बोला था और वह शब्द सुनते ही प्रशंसा हुई और चित्कार की ध्वनि प्राप्त हुई और उस ध्वनि को क्या हुआ, पूरे जगह में गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। उस ध्वनि से ममता बहुत ही भयभीत यानी कि डर गई। पथिक ने कहा, पथिक मीन्स जो राह चलता व्यक्ति था उसे पथिक कहा गया है। तो पथिक ने कहा कि वह स्त्री कहाँ है। उसने पूछा कि वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो, और कहता है कि उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। यानी कि छिपने के लिए वो अधिक क्या हुई, उत्सुक हुई और तुरंत वह छिपने की अपनी जगह खोजने लगी। वह मृग दाव में चली गई। वह एक मृग दाव यानी कि जगह पर, स्थान पर चली गई। दिन भर उसमें से न निकली। उस मृग दाव के स्थल से वह दिन भर में एक भी बार बाहर नहीं निकली। संध्या में जब उन लोगों ने जाने का उपक्रम हुआ, जब संध्या यानी कि शाम का समय हुआ और उन लोगों के जाने का समय हो गया, तब तो ममता ने सुना कि उनके जाने का वक्त हो गया है। और पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा है, और जो राह चलता व्यक्ति है पथिक, वो घोड़े पर सवार होते हुए कहता है कि मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ दे ना सका, कि मैं उस स्त्री के लिए कुछ दे ना सका, कुछ कर ना सका। वो कहता है और कहता है कि उसका घर बनवा देना। और वह ये भी कहता है कि मैं उस स्त्री को कुछ नहीं दे सका, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मिर्जा से कि तुम उसे उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया है, क्योंकि मैंने संकट में यहाँ विश्राम किया इस झोपड़ी में, इसलिए तुम उस स्त्री का घर बनवा देना। यह स्थान भूलना मत। वो कहता है मिर्जा से कि तुम इस स्थान को मत भूलना, और यहाँ पर जो झोपड़ी थी उस स्थान पर तुम घर बना देना, क्योंकि मैंने यहाँ पर अपनी विपत्ति के समय में यानी कि संकट के समय में यहाँ विश्राम किया था, इसलिए तुम इस स्त्री का घर बनवा देना। यह कहते हुए इसके बाद वह चले गए। क्या कहे, इतनी बात वह मिर्जा से कहते हुए चले गए और इसी डर से ममता जो कि है छिप रही थी। तो ये हो गया आपका पहले पैराग्राफ का अर्थ। आपको बहुत ही इजी कहानी के टाइप्स में है, आपको ये समझ में आ जाएगा। पहला प्रश्न पूछ रहा है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो हेडिंग कर लेंगे शब्द सुनते ही डॉटेड वो चले गए, और हम संदर्भ लिखेंगे। तो हेडिंग कर लेंगे शब्द सुनते वे चले गए, और संदर्भ में लिख लेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित ममता नामक पाठ से अवतरित है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। ये हो गया आपका पहला संदर्भ। अब देखेंगे हम दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश है कि मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ न दे सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था। इसका हमें अर्थ लिखना है। तो चलिए देखते हैं। हेडिंग कर लेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, और लिखेंगे कि जब वह मुगल ठीक होने के बाद दोबारा ममता के घर आया तो ममता से उसकी भेंट नहीं हुई, जिससे वह अपने सेवक को आदेश देता कि उस स्त्री का घर जरूर बनवा देना, क्योंकि उसने मुसीबत में मेरी मदद की थी और मुझे पश्चाताप है कि मैंने उसके बदले उसे कुछ न दे पाया। जैसे कि मैंने आपको समझाया कि वह इस ममता से छिप रही थी, लेकिन वह उससे धन्यवाद देने आया था और उसका जो एहसान था उसे चुकाने आया था, उसका घर बनवाने आया था। और यह आदेश वह अपने सेवक को देता है और कहता है कि
तुम उस स्त्री का घर ज़रूर बनवा देना, क्योंकि मुसीबत में उसने मेरा साथ दिया है। अब हम देखेंगे इसका तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है कि ममता क्यों भयभीत हुई। उत्तर लिखेंगे कि जब वह मुगल अपने समूह के साथ ममता को खोज रहा था तो ममता अत्यंत भयभीत हो गई, क्योंकि वे अत्यंत तीव्र ध्वनि उत्पन्न कर रहे थे। उसे ऐसा लगा कि यह कुछ करने वाले हैं और इसीलिए ममता डर गई और भयभीत होते हुए वह कहीं छिपने चली जाती है। ठीक है, अगला पैराग्राफ देखते हैं। पैराग्राफ है कि चौसा के मुगल पठान युद्ध में बहुत दिन बीत गए। जो चौसा का मुगल पठान का युद्ध था उसमें बहुत ही दिन बीत गए थे। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। ममता क्या है, अब वह 70 वर्ष की बूढ़ी औरत हो गई थी। वृद्धा मीन्स बूढ़ी औरत। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। क्या की थी, वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी हुई थी। शीतकाल का प्रभात था। शीतकाल का प्रभात था यानी कि शीतकाल का समय चल रहा था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। उसका जो जीवा है वो कंकाल की खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव के 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थी। ममता की सेवा करने के लिए जो गांव की कई सारी स्त्रियां हैं वो उसके आसपास बैठी हुई थी और उसे घेरे हुई थी, क्योंकि वह आजीवन सबके सुख दुख में भागिनी थी। क्योंकि ममता जो थी वो सबके सुख दुख में भाग लेती थी, उनका दुख समझती थी, सुख समझती थी, इसलिए सारी औरतें उसकी सेवा के लिए उसके पास आ गई थी। ठीक है, पहला प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। आपको पाठ का नाम पता है कि है ममता और लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद, तो वही लिखना है। दूसरा प्रश्न है कि चौसा का युद्ध किसके मध्य हुआ। तो आपको यहीं पे दिख रहा है कि चौसा का जो युद्ध है वो मुगल पठान यानी कि मुगल बादशाह हुमायूं के साथ हुआ था। तो हमें लिखना है कि सबसे पहले हम हेडिंग करेंगे चौसा के डॉटेड सहभागिनी रही, संदर्भ पूर्वरत रहेगा। और दूसरे प्रश्न का उत्तर रहेगा कि चौसा का युद्ध मुगल बादशाह हुमायूं और अफगान शासक शेर शाह सूरी के बीच में हुई थी। ठीक है, अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश है लेके चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। हमें इसका ही अर्थ लिखना है, बहुत ही इजी है, हम अपने भाषा में लिख सकते हैं। चलिए हेडिंग करके इसे लिखते हैं। हेडिंग कर लेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और लिखेंगे कि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए हैं और ममता अब 70 वर्ष की बूढ़ी औरत हो गई है। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी, यानी कि वह अपनी झोपड़ी में ही रहा करती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ, तो सिर्फ हमें लिखना था कि वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। यहीं तक इसकी रेखांकित अंश की व्याख्या करनी थी। अब देखेंगे हम इस प्रकार से अपना 6 पैराग्राफ। पैराग्राफ कह रहा है कि अश्वारोही पास आया। जो अश्वारोही है वह ममता के पास आता है और ममता ने रुक रुक कर कहा, ममता ने उसे रुक रुक कर कहा कि मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या कोई साधारण मुगल। वो जो झोपड़ी में व्यक्ति रुका था वो नहीं जानती थी ममता कि वह कोई शहंशाह था या फिर कोई साधारण मुगल व्यक्ति था। पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा, पर उसने कहा कि एक दिन वह सिर्फ हमारी झोपड़ी के अंदर रहा था, विश्राम किया था। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैंने सुना है कि उसने मेरा घर बनवाने की आज्ञा दी है। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी को खोदे जाने के डर से भयभीत रही। मैं अपने अनंत जीवन तक अपनी झोपड़ी को खोदे जाने के लिए यानी कि तोड़ने के लिए भयभीत रहा करती थी। यानी कि मुझे लगता था कि मेरी झोपड़ी में कोई झोपड़ी मेरी तोड़ देगा, इसीलिए मैं हमेशा डरी हुई रहती थी। भगवान ने सुन लिया। उसने कहा कि भगवान ने मेरी सुन ली। मैं आज उसे छोड़े जाती हूँ, मैं आज इसे छोड़ने जा रही हूँ। तुम इसका मकान बनाओ या महल।
मैं इस झोपड़ी को छोड़ रही हूँ, अब तुम इसका मकान बनाओ या फिर महल। मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। मैं क्या कर रही हूँ, अपने इस चिर विश्राम गृह में यानी कि अपने घर में, विश्राम के घर में जाती हूँ। और फिर कहती है कि वह अश्वारोधी अवाक खड़ा है। वह अश्वारोधी यानी कि वो व्यक्ति वहाँ खड़ा है। बुढ़िया ने प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए। बुढ़िया के प्राण पक्षी जिसमें प्राण थे वह अनंत में उड़ गए। वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। वहाँ उस जगह पर जहाँ झोपड़ी बनी थी वहाँ पर एक अष्टकोण मंदिर बनाया गया और उस पर शिलालेख लगाया गया था। शिलालेख एक चिन्ह है तो वही लगाया गया था। सातों देश ने नरेश हुमायूं ने एक दिन वहाँ विश्राम किया। सातों देश के यानी कि सारे देश के हुमायूं ने एक दिन विश्राम उसमें किया था। फिर कह रहा है कि उसके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति यह गगन चुंबी मंदिर बनाया। उसके पुत्र ने यानी कि यहाँ पर तो हुमायूं लोग विश्राम किए ही थे, लेकिन उसके पुत्र अकबर ने, हुमायूं का पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में यह गगन चुंबी मंदिर बनाया। यानी कि वह एक मंदिर को बनाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम नहीं, पर उस मंदिर में ममता का कहीं भी नाम नहीं था। ठीक है, यही पैराग्राफ कहता है। तो इस पैराग्राफ में यही बताया जाता है कि वह झोपड़ी के जगह पर मंदिर बनवाया और मंदिर जो कि है उस झोपड़ी में कई सारे नरेश हुमायूं एक दिन विश्राम के लिए आए भी थे और वह उसकी स्मृति गगनचुंबी मंदिर में बनाया गया था और यह मंदिर हुमायूं के पुत्र अकबर ने बनवाया था। ठीक है, तो अब देखेंगे पहला प्रश्न कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ तो आप लोगों को पता ही है क्या लिखना है। दूसरा प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश है, मैं आजीवन अपनी झोपड़ी में खोद जाने के डर से भयभीत रही, भगवान ने मेरी सुन ली और मैं आज इसे छोड़ने जा रही हूँ। ठीक है, तो हेडिंग कर लेंगे अश्वारोही पास और डॉटेड नहीं काम नहीं। हेडिंग कर लेंगे अश्वारोही पास डॉटेड में जाती हूँ। संदर्भ पूर्ववत रहेगा और रेखांकित अंश की व्याख्या में लिखेंगे कि जब उस मुगल ने ममता का घर बनवाने का आदेश दिया तो ममता डर गई, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी झोपड़ी में कोई नष्ट करे। तभी ममता की मृत्यु हो जाती है और कहती है कि मैं इसे अब छोड़कर जा रही हूँ और यहाँ पर आपको जो इच्छा हो वह बनवाइए। वो कहती है कि मैं अब इस झोपड़ी को छोड़कर जा रही हूँ, अब आपकी जो भी इच्छा हो आप इसमें बनवा सकते हैं, क्योंकि ममता की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब देखेंगे हम इसके प्रश्न को। पहला प्रश्न कह रहा है कि अकबर ने किसकी स्मृति में मंदिर बनवाया। उत्तर लिखे हैं कि अकबर ने गगनचुंबी स्मृति में मंदिर बनाया। अगला प्रश्न है कि आजीवन भयभीत रहने का कारण लिखिए। उत्तर है कि ममता को अपनी झोपड़ी से अत्यंत प्रेम था, जिससे वह डरती थी कि कोई व्यक्ति अपनी ताकत के द्वारा उसकी झोपड़ी को नष्ट न कर दे। यही उसका आजीवन पर भयभीत रहने का कारण था। अब हम देखेंगे इस चैप्टर का आखिरी पैराग्राफ। पैराग्राफ कह रहा है जो नंबर की काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। यानी कि काशी के उत्तर जिले में धर्मचक्र विहार स्थित है और यह मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर है। यानी कि मौर्य और गुप्त जो सम्राट हैं उनकी कीर्ति का इसमें खंडहर भी पाया गया है। भग्न चूर्ण तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीर, यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि इसमें था कि धर्मचक्र यानी कि बौद्ध विहारों के गुप्त और सम्राटों की कीर्ति का खंडहर है और भग्न चूर्ण से तीर्ण गुलामों और भग्न चूर्ण के तीर्ण गुल्मों से ढके हुए प्राचीर थे। यानी कि तीर्ण के गुल्म हैं उससे ढके हुए एक प्राचीन ईंट थी और ईंटों के ढेर बिखरी हुई थी और ईंटों की टूटी फूटी ढेर जो थी वो भी बिखरी हुई थी और भारतीय शिल्प की विभूति और ईंटों की ढेर से जो बिखरी हुई पड़ी थी वह भारतीय शिल्प की विभूति को प्रतीत कर रही थी और ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी।
और ग्रीष्म ऋतु के शीतल की चांदनी में, शीतल चंद्रिका में वो अपने आप को क्या करती है, शिल्पलता से ढकती है और अपने आप को शीतल करती है। जहाँ पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का, यानी कि 5 वर्गों के भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए, यानी कि उनका उपदेश था और इसको ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, ये लोग पहले मिले थे। उसी स्पूत के भागना विशेष की मलिन छाया, यानी कि उसी स्पूत के भाग्य के विशेष में जो मलिन छाया है वह झोपड़ी के दीपलोक में एक स्त्री पाठ कर रहे थे। क्या कर रहे थे? वह झोपड़ी के दीपलोक में एक स्त्री का पाठ कर रहे थे वो सारे लोग। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में यही कह रहा है कि किस प्रकार जयशंकर प्रसाद वहाँ के काशी में स्थित धर्म चक्र का वर्णन करते हैं अपने इस कविता में, और कहते हैं कि वह ईंट जो थी वो प्राचीर थी और वह टूटे फूटे भारतीय शिल्प की विभूति को शोभा करती है, और यह ग्रीष्म ऋतु की शीतल चांदनी में उत्कृष्ट शिल्पलता की ओर अपने आप को शिथिल, यानी कि शीतल कर रही होती है। फिर कह रहा है यहाँ पे पहला प्रश्न की उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ आपका पूर्वरत रहेगा, और दूसरा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश भग्न चूड़ा से लेकर कर रही थी का है। चलिए पहले इसका अर्थ लिख लेते हैं। हेडिंग करेंगे काशी के उत्तर, डॉटेड कर रही थी। हेडिंग कर लेंगे काशी के, डॉटेड पूर्यपाश्यते। संदर्भ आपका पूर्वरत रहेगा, और रेखांकित अंश की व्याख्या में हमें लिखना है कि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि भग्नचूड़ इन बौद्ध विहारों में तत्कालीन वास्तुकला एवं शिल्पकला के बेजोड़ नमूने अब भी स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, जो कि मौर्य और गुप्त वंश के सम्राटों की कीर्ति को गान करते हुए प्रतीत हो रहे थे। इन भवनों के लिए शिखर टूट चुके थे। क्या कर रहे थे? इस भवनों के शिखर ईंटें टूट चुकी थी और टूटी फूटी ईंटों की ढेर इधर उधर बिखरे पड़े थे, और इन ईंटों के बिखरी ग्रीष्म ऋतु की शीतल चांदनी में यह उत्कृष्ट शिल्पकला अब अपने को भी शीतल कर रहे थे। शिल्पकला अपने आप को भी शीतल कर रहा था। ठीक है, अब देखेंगे हम इसका आखिरी प्रश्न। तो आखिरी प्रश्न कह रहा है कि धर्मचक्र कहाँ स्थित था। उत्तर लिखेंगे कि धर्मचक्र काशी के उत्तर में स्थित है, यानी कि उत्तर प्रदेश के जिले में काशी में धर्मचक्र स्थित है। तो इस प्रकार से आपका पूरे पैराग्राफ का समझाते हुए मैंने आपके सारे प्रश्नों के उत्तर को बता दिए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा, और पार्ट 1 के वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरे पैराग्राफ्स के अर्थ और क्वेश्चन आंसर मिल जाए। मिलते हैं आपसे अगले और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।